चलिए, स्वागत है आपका युवांश ऑनलाइन क्लासेस में। और अब तेज तर्रार रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 500 ऑब्जेक्टिव, और आई थिंक ये 500 से 500 ना होकर, भले 500 ऑब्जेक्टिव से नाम चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन लगभग 600 650 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए होंगे आपके, साथ ही साथ थ्योरी भी। ठीक है, तो सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड में संयोजित विशेषज्ञ सदस्य और पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, ये पदेन वदेन वाला तो मेरे को नहीं मालूम भैया, ये क्वेश्चन को स्किप करना। जो विशेषज्ञ होते हैं ना, एक्चुअल बोर्ड मेंबर 5 से 21 होंगे, मिनिमम 5 मैक्सिमम 21, जिसमें 2 महिलाएं होंगी। ये 21 में ही 2 महिलाएं होंगी, है ना। मिनिमम 5 मैक्सिमम 21, और इसमें से कम 2 महिलाएं। विशेषज्ञ सदस्य अलग से 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते, बुरा 2 रहेंगे कंपलसरी, ऐसे नहीं। 2 से अनधिक होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, इसको देखना। सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड में संयोजित सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट 21 सदस्यों के अलावा कितने से अधिक नहीं होगी। 2 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 1 हो सकता है, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। समिति की शक्तियां एवं कार्य में शामिल है, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, किसी सोसाइटी के बोर्ड या समिति को उप नियमों के अनुसार ये शक्ति होगी। ओके, बाइलॉज के बाइलॉज जो उनको शक्ति देगा वो एक्सरसाइज कर सकते हो शक्ति। सदस्यता स्वीकार करे और समाप्त करने की शक्ति, हाँ। अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करने की शक्ति भी उनको रहेगी। अध्यक्ष और पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति भी रहेगी। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारियों की संख्या तय करना, ये सारी शक्तियां इनके पास रहेगी। ठीक है। देखो, सोसाइटी के प्रबंधन के लिए समिति की कितने प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती है। तो वार्षिक बैठक होता है, सामान्य बैठक होता है, स्पेशल बैठक भी होता है। ठीक है। प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने महीने के भीतर अपने सदस्यों के लिए आम बैठक बुलाएगी। देखो, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने महीने के भीतर आम बैठक बुलाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ 14 दिन, 7 दिन, 7 साल, 5,000 फैन, 50,000, 3 साल, ये जो कंफ्यूजिंग चीज़ है, इस थ्योरी को सुनना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो, आर्टिकल 49 में एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? एनुअल जनरल मीटिंग। और आर्टिकल 50 में स्पेशल जनरल मीटिंग की बात की गई है। एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक स्पेशल जनरल मीटिंग, एक वार्षिक साधारण सम्मेलन और एक विशेष साधारण सम्मेलन, है ना। अब देखो, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना, ये साल में एक बार सबको बुलाना होता है, वो वाला अलग है। और नॉर्मल जब जरूरत पड़े तब भी मीटिंग कर रहे हो तो अलग बात है। ठीक है। तो एक साधारण बैठक हो गया, एक वार्षिक वाला बैठक हो गया, और एक स्पेशल वाला हो गया, विशेष वाला, जब एकदम अर्जेंट रहा तब बुलाने का काम, है ना। अब मैं आपको कुछ थ्योरी पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं थ्योरी के क्लास में लिया हुआ हूँ। वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कुछ चीज़ जो नोट करने लायक है यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, और कुछ चीज़ सुन लेना। वार्षिक साधारण सम्मेलन, धारा 49, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के 6 महीने के भीतर साधारण सम्मेलन बुलाएगा। 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर। कहाँ से 6 माह? वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, मतलब 31 मार्च खत्म होगा ना, वहां से 6 महीने। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है तब? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या काम करने के लिए बुलाएंगे, चर्चा करने के लिए बुलाएंगे। प्रॉफिट बांटने के लिए हो सकता है, बोर्ड मेंबर का कार्यकाल खत्म होने वाला तो चुनाव करने के लिए हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी बातें हैं। अब इसमें ये बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार चाहे तो इसको 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है, 3 महीने और समय दे सकता है। कब? क्योंकि देखो, एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड का चुनाव, बोर्ड मेंबर्स का चुनाव हो जाता है। अगर बोर्ड मेंबर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, आने वाले समय में होने वाला है, तो और फिर से कब मीटिंग बुलाएंगे, तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है कौन? रजिस्ट्रार। तो 3 महीने रजिस्ट्रार बढ़ाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब याद रखना, आगे और जो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स का चुनाव हो जाता है, उसी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ये जो पोस्ट रहते हैं, इनकी नियुक्ति, और प्रतिनिधि प्रतियोगिता जो रहते हैं, उनकी भी नियुक्ति इस समय कर ली जाती है। उसको करने के लिए उसका जो ऑफिसर रहता है, कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। उसकी जो नियुक्ति रहती है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने की जाती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने की जाती है। इस रिटर्निंग ऑफिसर को कौन भेजता है, पूछा जाए तो राज्य निर्वाचन सहकारी आयोग। क्लियर। अब जो सम्मेलन है, जो सम्मेलन है, याद रखना, सम्मेलन है, ये जो सम्मेलन जितने भी आप पढ़ोगे, उसकी सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, 14 डेज पहले नोटिस दिए जाते हैं। और ध्यान रखना, एक उप रजिस्ट्रार है, उप या सहायक रजिस्ट्रार, उप या सहायक रजिस्ट्रार, याद रखना, उप या सहायक रजिस्ट्रार। क्योंकि कहीं कहीं में किसी सदस्य बनने के लिए अपर रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए, ऐसे एक वाला पॉइंट आया था, तो उसको इससे कंफ्यूज मत करना। क्या बोल रहा हूँ, जब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं ना, उस मीटिंग में इस अधिकारी को भी बुलाना होता है, रजिस्ट्रार को बुलाना होता है। लेकिन रजिस्ट्रार कौन सा रजिस्ट्रार? उप या सहायक रजिस्ट्रार। उप मतलब सब रजिस्ट्रार हो गया, सहायक मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इन दोनों में से किसी एक को भी 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है।
किसकी बात कर रहा हूँ 49 में, और ये सारे जितने थ्योरी बता रहा हूँ ना उससे रिलेटेड नीचे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। अब ये उप या सहायक रजिस्ट्रार जो है वो खुद भी जा सकता है या किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है, ठीक है, खुद जाएगा या अपने अधीनस्थ कोई अधिकारी को भेज सकता है। अब क्या वो मीटिंग में बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। अरे भैया वहां जाके गूंगा भरा टाइप से थोड़ी बैठेगा, उसको बोलने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलने का अधिकार होगा, बोल सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब सम्मेलन कौन से व्यक्ति द्वारा बुलाया जाता है? जिस भी व्यक्ति द्वारा बुलाया जाएगा, अगर वो नहीं बुला पाया तो उसको क्या सजा देंगे, ठीक है, क्या सजा देंगे? तो उसको अपने पद से 3 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए उसको हटा देंगे, 3 साल तक के लिए उसको निर्धारित कर दिया जाएगा अपने पद के लिए। इसको याद रखना 3 साल। अभी साथ ही साथ कंपेयर करके स्पेशल जनरल मीटिंग के बारे में बताऊंगा। 3 साल तक के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब देखो कोई जिस व्यक्ति द्वारा सम्मेलन बुलाया जाना है वह सम्मेलन बुलाने में असफल जाता है और वो अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं अच्छा कारण दे पाता है तो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा और उसे अपने पद से 3 साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगर जो जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी जिस व्यक्ति को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की, अगर वो नहीं बुला पाता तो 3 साल की सजा उसको तो दे देंगे। 3 साल की सजा मतलब उसकी सदस्यता 3 साल के लिए निरस्त कर जाएगा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है, मतलब वो सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, अधिकारी कर्मचारी को ये सजा दी गई, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको मीटिंग बुलाना था, तो उसके लिए सजा है 5,000 रुपये, मतलब उसको 5,000 रुपये फाइन देगा। अरे वो सदस्य है ही नहीं तो उसको कहाँ से भगा दोगे? तो कर्मचारी या अधिकारी है ना, वो उसको है तो 5,000 रुपए। इसको सीधा याद रखना 3-5। क्या याद रखोगे? 3-5। क्या याद रखना? 3-5। तो 3-5 50 नहीं है क्योंकि बहुत जगह 50,000 रुपए भी फाइन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? 3-5 याद रहेगा, 3-5। अब इसको और मैं बता रहा हूं, जब स्पेशल जनरल मीटिंग है इसके लिए अलग से पॉइंट बताऊंगा ही। अभी फिलहाल ये स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने की भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो उसको 7 साल के लिए भगा देते हैं, 7 साल। और अगर कोई कर्मचारी वगैरह है तो उसको कितना रुपए फाइन देना पड़ेगा? 5,000 रुपए। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो याद हो जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बता दिया था 50 मतलब स्पेशल जनरल मीटिंग याद रख लेना, 49 एनुअल जनरल मीटिंग याद रख लेना, 3-5-7 ऐसे वाले फिगर है। 3 साल और 5,000 रुपए इधर, 50,000 नहीं है, 3 और 5 है, तो 3 साल और 5 साल का ये। स्पेशल वाले में थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। स्पेशल वाले में एस से स्पेशल एस से 7, और जो एनुअल वाले में है उसमें देखो 3 है, इसमें ज़्यादा इसमें कम है, इसमें 3 साल है इसमें 7 साल है, और दोनों में 5-5 हज़ार रुपये फाइन अगर कोई कर्मचारी ही करता है तो, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। 14 दिन पहले इधर उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को क्या देना पड़ता है? समझ लो, नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। बोर्ड का कार्यकाल इसी में बताया गया कितने साल का होगा? 5 साल का। और भी बातें तो हैं लेकिन वो थ्योरी वाले पोर्शन में बताया हूँ, यहाँ इतना चीज़ ध्यान रखना। ठीक, इतनी याद रहेंगी बातें। 3 साल 5,000, 7 साल 5,000 याद रखना। 6 महीने के भीतर बुलाएगा प्लस 3 माह का एक्सटेंशन उसको रजिस्ट्रार दे सकता है। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति का नियुक्ति होता है, ठीक है। चलो ध्यान रहेगा। तो समाप्ति के कितने भीतर अपने सदस्यों की काम बैठक बुलाएगा? 6 महीना। समिति के सदस्यों का चुनाव कौन से बैठक में किया जाता है? जो वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग होता है ना, उसी में ही सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। समिति के सदस्य, समिति मतलब बोर्ड की बात कर रहा है, कहीं बोर्ड नहीं लिखा रहता, समिति लिख देता है, दो समझ लेना बोर्ड मेंबर्स। अभी मैंने बताया एनुअल जनरल मीटिंग में ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति लोग को चुन लिया जाता है। समिति के बैठक की सूचना विशेष बैठक की तारीख से कितने दिन पहले दी जाएगा? समिति के बैठक की 14 दिन पहले, ठीक है। कितना? 14 दिन पहले। समिति के विशेष बैठक की सूचना किसे दी जाएगी? इसमें भी 14 दिन है ना, ये भी 14 दिन है, इधर वाला भी 14 दिन, याद रखना। एनुअल वाला भी स्पेशल वाला भी 14 दिन। समिति के विशेष बैठक की सूचना किसे दी जाएगी? तो उप या सहायक रजिस्ट्रार को, उप या सहायक रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दी जाती है, ठीक है, याद रखना। उप या सहायक रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दी जाती है। ठीक है। समिति की इसकी सूचना किसको दी जाती है? उप या सहायक रजिस्ट्रार को, एनुअल वाला भी स्पेशल वाला भी। यदि समिति का कार्यकाल वार्षिक आम बैठक की तारीख से कितने अवधि के भीतर समाप्त होता है तो समिति को चुनाव संपन्न माना जाएगा। ये पॉइंट भैया मेरे को नहीं मालूम, ये पॉइंट नहीं मालूम, ठीक है। वो 6 महीना के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन वाला मेरे को मालूम है, ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नहीं समझ पाया। रजिस्ट्रार समिति का विशेष सम्मेलन, क्योंकि देखो अब वो क्वेश्चन के भीतर जाएंगे ना कि क्वेश्चन में कहीं गलती है कि ऑप्शन में कहीं गलती है, उसमें बहुत समय लगेगा और वो अभी समय ना मेरे पास है ना आपके पास है। रजिस्ट्रार समिति का विशेष सम्मेलन करने की अवधि को कितने दिन से अधिक समय के लिए बढ़ा सकता है? विशेष सम्मेलन करने के लिए, विशेष सम्मेलन वाला नहीं है।
एनुअल वाले को 3, विशेष वाला तो खुद कभी भी बुला सकते हैं, स्पेशल जब रिक्वायरमेंट हो तब। ये विशेष वाला नहीं है, ये साधारण सम्मेलन की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है, ठीक है। और यहाँ ये ऑप्शन में दिया भी हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन भी गलत है, इसको भी स्किप करना। एनुअल वाले को 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है। किसी सोसाइटी के पंजीकरण की तारीख से कितने महीने की अवधि के भीतर समिति के साधारण बैठक की अनुमति दी जा सकती है? ये 3 माह। देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से ही है ना, मैं इसको कहीं पे टैली नहीं किया हूँ, ऑब्जेक्टिव का आंसर जो 3 महीना लिया था उसको बता रहा हूँ। एक पहले से सोसाइटी बनी हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके 6 महीने के भीतर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना है। लेकिन अगर कोई अभी अभी सोसाइटी बनी हुई है, अभी सोसाइटी बनी हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ और उसको साधारण बैठक बुलाना है, तो कब बुलाएगा? तो 3 महीने की अवधि के भीतर साधारण बैठक बुलाएगा, ऐसा है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप रिस्क लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका मेरे को डिटेल नहीं मालूम। पहली वार्षिक आम बैठक कौन बुलाएगा? तो किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षर करता। देखो अब किसी के लिए ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपी गई है, तो जब एप्लीकेशन देते हैं ना रजिस्ट्रार को कि सोसाइटी हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो बहुत सारे लोग साइन करेंगे। जैसे सपोज मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, तो 10 मेंबर का साइन होगा, तो जो पहला साइन होगा उसको लीडर मान लिया जाएगा, उसी के ऊपर जिम्मेदारी रहती है बुलाने का। पहला वार्षिक आम बैठक कौन बुलाएगा? किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षर करता। पहली वार्षिक आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी के सभी आम बैठक सोसाइटी के किसके द्वारा बुलाई जाएगी? आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी के सभी आम बैठक को सोसाइटी के, ये एक्चुअल में सोसाइटी के सदस्य ही बुलाएंगे। क्या आंसर लिया हुआ है? सचिव द्वारा बुलाई जाएगी, लिया हुआ है। एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ये थ्योरी वाले में पढ़ाऊंगा तो मेरे को ध्यान नहीं। पहला वार्षिक आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी के सभी आम बैठक को सोसाइटी के सचिव द्वारा बुलाई जाएगी, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सचिव द्वारा बुलाई जाएगी। सोसाइटी के आम बैठक की सूचना बैठक के कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। सोसाइटी के आम बैठक की सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम कितने स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी? 2, ठीक है। कितने में? 2। यदि बैठक में सोसाइटी के सदस्यों की संख्या डैश से कम है तो पोस्टिंग प्रमाण पत्र 250 से अगर कम है तो पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत साधारण पोस्ट या हाथ से डिलीवरी की जाएगी। विशेष साधारण बैठक बुलाने का समय होगा, विशेष साधारण कभी भी बुला सकते हैं उसको, तो कभी भी इमरजेंसी लग सकता है ना, कभी भी बुला सकते हैं। अब चलो स्पेशल जनरल मीटिंग वाला पॉइंट आ गया, ऊपर में तो मैं पढ़ाया हुआ था, अभी फिर से पढ़ा देता हूँ। विशेष साधारण सम्मेलन बोर्ड के, ध्यान रखना पहला पॉइंट आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, आर्टिकल 50 पढ़ रहे हैं, धारा 50 आर्टिकल या सेक्शन 50। बोर्ड किसी भी समय, कब बुलाएगा? किसी भी समय, जो ऊपर समय था ना, किसी भी समय एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकता है। कोई अर्जेंट मीटिंग करना है तो बुला सकता है स्पेशल मीटिंग। या फिर दूसरा देखो, बोर्ड किसी भी समय बुला सकता है, मतलब बोर्ड चाहे तब, या रजिस्ट्रार सोसाइटी के सदस्य के कुल संख्या का 1/10, रजिस्ट्रार चाहे तो 1/10 लोग जैसे आवेदन किए तो भी बुलाएगा। रजिस्ट्रार देखो कितने लोग बुलाएंगे? 3 लोग बुला सकते हैं। पहला बोर्ड बुला सकता है स्पेशल जनरल मीटिंग, दूसरा रजिस्ट्रार बुला सकता है, तीसरा 1/10 टोटल मेंबर के 1/10 लोग अगर आवेदन दे तो रजिस्ट्रार बुला सकता है। 1/10 लोग चाहे तो रजिस्ट्रार बुलाएगा, रजिस्ट्रार खुद से बुला सकता है, या बोर्ड बुलाएगा। अगर बोर्ड नहीं बुलाता है, इन लोग बुलाते हैं, तो भी ये समझा जाएगा कि बोर्ड नहीं बुला हुआ है, ठीक। अब 1/10 सदस्य ने लिख के भेज दिया कि भैया रजिस्ट्रार जी आप मीटिंग को बुलवाइए, बोर्ड तो बुला नहीं रहे, हम लोग चाह रहे कि बुलाइए। इसने बोल दिया, बोर्ड को मैसेज भेज दिया कि भैया तुम मीटिंग बुलाओ। अब अगर ये नहीं बुलाया तो क्या रजिस्ट्रार खुद बुला लेगा या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन बुला लेगा मीटिंग को? अब फिर ये बोला था और बुलाया नहीं मीटिंग, तो सजा तो मिलनी चाहिए। तो सजा के बारे में तो पहले ही बता दिया, 7 साल या 5,000, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रार या सोसाइटी के सदस्य, रजिस्ट्रार या सोसाइटी के सदस्य के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य मीटिंग की मांग करें तो मांग के 1 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर ये भी याद रखना, 30 दिन के अंदर, 30 दिन या 1 महीना, जो ऑप्शन में आ जाए, 1 महीने या 30 दिन के अंतर्गत मीटिंग बुलानी होती है। और अगर नहीं बुलाए तो रजिस्ट्रार खुद बुलाएगा या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन, कोई प्राधिकृत व्यक्ति मीटिंग को बुलाएगा, लेकिन सजा देगा, ठीक है। अगर 1 महीने के में सम्मेलन नहीं बुलाया जाता तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सम्मेलन बुलाए, और इसको ऐसे ही मानेंगे कि भैया जैसे बोर्ड ने मीटिंग बुलाया। अब ऐसे सदस्य या ऑफिस जिसे सम्मेलन बुलाने का अधिकार था वो नहीं बुलाता है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को 7 साल के लिए बोर्ड के सदस्य बनने से हटा देगा, 7 साल के लिए हटाएगा। और यदि वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी बुलाने के लिए वो कोई कर्मचारी हो, सोसाइटी का कर्मचारी हो, तो उसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। ये पहले चार्ट में बना के बता दिया कंपैरिजन करके, तो आपका कंफ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। यह अध्यादेश तब तक नहीं, चलो ठीक, ये बात रखने वाला ये पॉइंट तो नहीं,
बस ये स्पेशल जनरल मीटिंग में ये क्लियर। अब विशेष साधारण बैठक कौन बुला सकता है, तो रजिस्ट्रार भी बुला सकता है और सोसाइटी के मेंबर्स भी बुला सकते हैं, 1/10 लोग, सोसाइटी का बोर्ड भी बुला सकता है और 1/10 लोग भी बुला सकते हैं। ये पूरा पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। विशेष साधारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितने सदस्यों के लिखित मांग पर बुलाई जा सकती है, 1/10, 1/10। विशेष साधारण बैठक बैठक की लिखित मांग के कितने दिनों भीतर बुलाई जानी चाहिए, 30 दिन के भीतर। विशेष साधारण बैठक में अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट कब होगा, अच्छा निर्णायक वोट कब होता है, जब वोट बराबर हो जाता है तब निर्णायक वोट दिया जाता है। ये क्या पॉइंट है भैया, मेरे को नहीं मालूम, इस क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है। गलत पढ़ा दूं उससे अच्छा है कि ना पढ़ाऊं। यदि आप बोलोगे नहीं सर ऑप्शन गलत बता दिए। सोसाइटी की आम बैठक के लिए कोरम बैठक की सूचना की तिथि पर सदस्यों की कुल सदस्य संख्या की कितनी होगी, ये रखना 1/10 या 50। एक्चुअली में 50 क्या है ना, उसको ना बेरेक में क्लियर नहीं किया, 50 कम से कम 50 ज्यादा से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया, खाली लिखा 1/10 या 50, उसको आप लेके चलना, मान के चलना 1/10 या 50। कोरम कितने ले रहता है, 1/10 या 50। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन समिति के सदस्यों का चुनाव डैश में किया जाएगा, मैं बता दिया, वार्षिक आम बैठक जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, आम मतलब साधारण ही हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग में सदस्यों का चुनाव होगा, ठीक है, याद रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग में सदस्यों का चुनाव होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में ना, उसको याद रखना। ये आरओ कितने दिन पहले नोटिस पर चिपकाएगा, 10 दिन पहले नोटिस नोटिस बोर्ड पर चिपकाएगा 10 दिन पहले वाला। उसके बाद देखो सहकारी समिति के स्वतंत्र सहकारी समिति के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं विधि सम्मत निर्वाचन के लिए किसका नियुक्ति किया जाता है, किसका गठन किया जाता है, तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का, ठीक है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का। अब ये जो 5 का था अल्पकालीन वाला सहकारी साक्ष्य संरचना, अल्पकालीन सहकारी साक्ष्य संरचना, ये हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरे क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ आगे। 3 स्तरीय मौजूद है भले, लेकिन इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा डेज सब स्किप करना, क्योंकि सिलेबस में हमारे नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो हम पूरा पढ़ने का रिस्क नहीं ले सकते। ये वो जो सहकारी अल्पकालीन वाला है पूरा का पूरा स्किप कर रहा हूँ मैं। यहां से चालू करें तो क्वेश्चन, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के कितने माह के भीतर कराएगी। देखो कितने महीने के भीतर उनको कराना होता है, 6 महीने के भीतर, ठीक है, कितने महीने के भीतर, 6 महीने के। अब देखो रजिस्ट्रार ना एक लिस्ट बनाता है, किसका लिस्ट बनाएगा, ऑडिटर्स लोग का, ऑडिटर्स या ऑडिटर फर्म का, ऑडिटर्स या ऑडिट फर्म के लाइन से लिस्ट बनाता है, ठीक है, लाइन से लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट में से सोसाइटी को चुनना होता है कि वो किससे ऑडिट करवाएंगे, ठीक, किससे ऑडिट करवाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन चुनेगा, मैंने बोला ये ऑडिट या ऑडिट फर्म्स का, ऑडिट फर्म्स का लिस्ट कौन बनाता है पूछने, तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार बनाएगा। अब सोसाइटी जो है सोसाइटी ये इनमें से किसी एक से इसको डिसाइड करेगी, उसको अपॉइंट कर लेगी, नियुक्त कर लेगी कि भैया तुम आओ एडिट करो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो जाएगा, तुम आओ हमारा ऑडिट करो, तुम आओ हमारा ऑडिट करो। तो ये संपरीक्षा कौन से धारा में है पूछे जाने से, तो 58 में है, आर्टिकल 58 में, सॉरी सेक्शन 58 में ये ऑडिटिंग का बात कहा गया है, ठीक है, तो इससे ऑडिट करवा लेगी। ऑडिटर जो है, ऑडिटर का फीस सैलरी कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना फीस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, देगा कौन, सोसाइटी, इसी को ऑडिट कर रहा है ना तो पैसा यही देगा, ये डिसाइड, फीस कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ये लिस्ट कौन डिसाइड करेगा, रजिस्ट्रार। इसके अलावा एक संपरीक्षक बोर्ड है, संपरीक्षक बोर्ड, ऑडिट बोर्ड, ये लिस्ट अलग है, और एक ऑडिट बोर्ड संपरीक्षक बोर्ड, इसका गठन भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बात को याद रखना। सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है, फीस कौन डिसाइड कर रहा है, ऑडिटिंग फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। लेकिन एक और बात आगे 70 धारा में मिलेगा, समापक की नियुक्ति करते हैं
कौन करता है समापक की नियुक्ति? तो रजिस्ट्रार करता है। कौन करता है? रजिस्ट्रार। इसकी सैलरी भी रजिस्ट्रार ही डिसाइड करती है। इसकी सैलरी कौन डिसाइड करती है? रजिस्ट्रार। ये सब डिफरेंस को याद रखना। क्या बता रहा हूँ? ऑडिट या ऑडिट फॉर्म का लिस्ट रजिस्ट्रार बनाता है। वो कोई एक लिस्ट में से सोसाइटी जो मन पसंद है उसमें से किसी एक को बुला लेगा, भैया तुम मेरा ऑडिट कर दो, एक जन को अपॉइंट कर देगा। कौन करेगा अपॉइंट? सोसाइटी करेगा। ऑडिटिंग करवा लिया, पैसा कौन दे देगा? ऑडिटिंग फीस का सोसाइटी देगा, लेकिन वो फीस को डिसाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, है ना। लेकिन मैं बताया जो समापक की नियुक्ति रहती है वो रजिस्ट्रार करती है, और इसका सैलरी डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, ये खुद रजिस्ट्रार करता है, और कभी भी चाहे तो इसको भगा सकता है। ये ऑडिटेड वाला लिस्ट जो है रजिस्ट्रार तैयार करा, लेकिन संपरीक्षक बोर्ड जो आप पढ़ोगे 58 क में, संपरीक्षक बोर्ड का गठन कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। 6 महीना ये आपको ध्यान रहेगा। संपरीक्षक बोर्ड गठन करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। सोसाइटी के परिसमापन का आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? परिसमापन के आदेश जारी करने की शक्ति इसके पास है, रजिस्ट्रार के पास होगी, सोसाइटी के। लेकिन सहकारी बैंक वाले के मामले में भी रजिस्ट्रार के पास होगी। सोसाइटी समिति हो गए या कोई बैंक हो गई, रजिस्ट्रार के पास पावर होता है कि समापन का आदेश दे दे, परिसमापन का आदेश दे दे, आर्टिकल सेक्शन 69 के तहत। लेकिन जो बैंक है उसके मामले में वो आरबीआई से परमिशन लेता है। जांच के पश्चात सोसाइटी का परिसमापन कौन सी धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा? एक्चुअल में देखो परिसमापन होता है धारा 69 में, और परिसमापन के ना 3 आधार हैं। पहला आधार है 59, दूसरा आधार है 60, लेकिन इसको मैं एक याद करने के पर्पज से एक ही में जोड़ दिया। परिसमापन कौन से धारा में? 69। तो यहाँ पे परिसमापन को परिसमापन कौन से धारा में वो नहीं पूछ रहा है। जांच के पश्चात वाला जो जांच वाला कैटेगरी है 59, ये 59 के तहत होता है, ठीक है। उसके आधार पे परिसमापन करेगा। अगर डायरेक्ट पूछता परिसमापन कौन से धारा में मेंशन है? 69, यहाँ पे आंसर 59 होगा। 59 और 60 के तहत ये परिसमापन कर सकता है। रजिस्ट्रार खुद चाहे तो परिसमापन कर सकता है, या फिर 3/4 लोग सोसाइटी के सदस्य लिख के दे दे तो भी परिसमापन किया जा सकता है। ये 69 बोलता है। समझ आई बात? किसी सोसाइटी के क्रम से कम कितने सदस्य द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार परिसमापन करने का आदेश दे देगा? इसमें ऑप्शन में नहीं है, 3/4। ये ऑप्शन ही गलत है, 3/4 करेगा, ठीक है। कितना ध्यान रखना? 3/4। रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन कर सकेगा जब, कब? सोसाइटी ने अपने पंजीकरण अच्छा 69 में 3 कंडीशन बताया, जिसमें धारा 59 और 60 के तहत परिसमापन हो जाता है, रजिस्ट्रार खुद चाहे तो परिसमापन हो जाता है, और 3/4 लोग लिख के दे तो समापन हो जाता है, परिसमापन हो जाता है। रजिस्ट्रार खुद कब चाहेगा? तो उसके भी 3 कंडीशन है। चौथा अलग से प्राथमिक सोसाइटी के केस में क्या होता है उसके लिए था। तो रजिस्ट्रार खुद कब चाहेगा? जब उसका पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्री हो गया है। अरे भैया सोसाइटी काम करने के लिए रजिस्ट्री करवाई थी और तुम रजिस्ट्री के बाद काम ही नहीं कर रहे हो, तब मतलब रजिस्ट्री के बाद काम स्टार्ट नहीं कर रहा है, जितना समय उसको दिया जा रहा है कि भैया इस टाइम तक आप तुम काम चालू कर देना, तब, है ना। या काम करना बंद कर दिया होगा, ठीक है, काम चालू नहीं कर रहा है, काम करना बंद कर दिया। तो सोसाइटी किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के हित में काम कर रही है, किसी पर्सनल लोगों को फायदा पहुंचा रही है या खुद को फायदा पहुंचा रही है, सभी सदस्यों के हित में काम नहीं कर रही तब, और कोई नियम का उल्लंघन करे, ये 3-4 केस हैं। उस केस में रजिस्ट्रार चाहे तो क्या कर सकता है? परिसमापन कर सकता है खुद की मर्जी से, स्वप्रेरणा से, ओन मोशन से। सहकारी बैंक का परिसमापन आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? रजिस्ट्रार के पास ही होती है। यहाँ पे आरबीआई वगैरह मत लेना, रजिस्ट्रार के पास ही होती है, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेता है। आरबीआई से क्या लेता है? परमिशन लेता है। सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए समापक की नियुक्ति कौन करता है? समापक की नियुक्ति कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। उसका सैलरी डिसाइड कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? सोसाइटी करेगी। लेकिन लिस्ट कौन जारी करता है? रजिस्ट्रार करता है। ऑडिटर का फीस कौन देगा? सोसाइटी देगी। लेकिन उस फीस को कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। लेकिन समापक की नियुक्ति कौन करेगा? रजिस्ट्रार। समापक का फीस कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार। समापक का फीस कौन देगा? सोसाइटी। सर क्या बोले? धीरे धीरे सुन के उसको लिख लेना। रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कौन सी धारा के अधीन कोई आदेश दिया हो, वहां वह प्रोविजन के लिए समापक की नियुक्ति कर सकेगा। देखो अब यहां पे ना समापक की नियुक्ति कौन सी धारा में होगी ये नहीं पूछ रहा है। परिसमापन के लिए कौन सी धारा के अधीन? परिसमापन के लिए कौन सा धारा है? 69। समापक की नियुक्ति की बात करता ना, समापक की नियुक्ति पूछता तो 70 में है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है? समापक की शक्तियां कौन सी अधीन नियुक्त किए गए समापक में। अब ये पूछ रहा है कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए, कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक, कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक? 70। ये सब में बेसिक बेसिक कंफ्यूज हो सकते हो। समापक की शक्तियां नहीं पूछा है, समापक की शक्तियां 71 में दी हुई हैं। ये पूछा कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक, तो कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक? 70 में, ठीक है। अब सोसाइटी का परिसमापन तो 69 में होता है,
ये सब बात ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है उसको क्लियर कर लेना ना, नहीं तो इतने सारे में कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक, कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक, इतने सारे में क्वेश्चन आगे पीछे पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, कौन सी धारा के अधीन नियुक्त किए गए समापक, कौन सी धारा हम करते हैं 70 में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखे ना तो 1+2 रहता है। ठीक है, 1+2। सहकारी अधिकरण का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, 1+2 रहता है। ये एक मेंबर जो एक अध्यक्ष रहेगा ना, वो अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज रहा हो, मतलब रिटायर्ड वाला, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले में कंडीशन है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए उसको। ये 2 सदस्य में से एक सदस्य या पर रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे ध्यान आना चाहिए। दूसरा वाला क्या है, 15 साल का सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में एक्सपीरियंस हो उसको। तो इसका अधिकरण का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। चलिए, राज्य सरकारी अधिकरण की संरचना कैसी होगी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक और दो है ना, 1+2। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार। जब छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, तब अध्यक्ष ऐसी नियुक्ति पर नियुक्ति आदेश के कितने दिवस के भीतर अपनी सहमति या सहमति प्रदान कर सकता है। ये वाला पॉइंट तो भैया मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये बता रहा हूँ लेकिन आपको आंसर, ये छोड़ देना, ये मैं नहीं पढ़ा हूँ और बता दूंगा कुछ आंसर और फिर गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा हूँ वो बता दिया मैंने। 1+2 स्ट्रक्चर रहता है, 1+2 स्ट्रक्चर रहता है। 1 मतलब अध्यक्ष और ये 2 सदस्य हैं। एक जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। ये 2 सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये भी राज्य सरकार करेगा। लेकिन अध्यक्ष का इससे थोड़ा परामर्श मांगता है, भैया तुम सुझाव दे दो कि किसको नियुक्त करना है, अध्यक्ष के परामर्श से की जाती है। लेकिन उसमें कितने दिन सहमति वाला, ये पॉइंट अपन नहीं पढ़े, स्किप करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी। इसमें देखो चारों में कुछ ऑप्शन नहीं है ना, सही ऑप्शन नहीं है। मैं क्या था, अध्यक्ष की क्वालिटी हाई कोर्ट का जज रहा हो रिटायर्ड, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिला न्यायाधीश रहा हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस हो। हाई कोर्ट वाले में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दोगे, ये भी गलत है। सेवा जिला न्यायाधीश लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अशासकीय सदस्य कितने रुपए प्रतिदिन का मानदेय प्राप्त करता है। ये 500 रुपये लिखा हुआ है भैया, लेकिन 500 रुपये मैं पढ़ा नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता रहा हूँ। 500 रुपये ये मेरे कहीं नहीं मिला, 500 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को कार्यकाल कितना होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 साल। इसमें 2 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 साल, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 साल। तो सर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। जैसे हाई कोर्ट बिलासपुर में, वैसे ट्रिब्यूनल भी बिलासपुर में। ट्रिब्यूनल आपका बिलासपुर में है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे। ठीक, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, ये आगे वाले पीडीएफ में होगा। 2 मिनट वेट करिए। ये वाला वीडियो ना एक्चुअल में मैं 9वें 10वें में एक और वीडियो बनाया हूँ, 9वां 10वां लेक्चर होगा, बन गया है। 8 आने से पहले 9 10 आ गया है। उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सहकारी बैंक का परिसमापन आदेश जारी करने की शक्ति ये भी रजिस्ट्रार के पास होती है। कुछ क्वेश्चन शुरू के रिपीटेड हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किसके पास की जाएगी, ट्रिब्यूनल का अपील।
इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि मेरे को खुद अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मोटे अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किसके द्वारा की जाएगी, एक बार मेरे को बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में। मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ लेकिन अभी जस्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 कब लागू हुआ? अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, आगे पीछे मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी 10 मार्च और 16 मार्च का डेट याद रखना। 10 मार्च को परमिशन मिला, 16 मार्च को ये लागू हुआ है। तो 16 मार्च 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये आपका लागू हुआ है। पुराने वाले में मैं वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें को बताया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा का विषय है? यह अधिनियम संशोधनों के अधीन सहकारी समितियों पर लागू हुआ। धारा 56 पांचवा भाग में जोड़ा गया था। यदि कोई भी सहकारी बैंक किसी भी अन्य सहकारी समिति में सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन शेयर रखती है तो ऐसे मामले की रिपोर्ट किससे करनी होगी? रिजर्व बैंक। बैंक वाला मैटर है, मतलब आरबीआई के पास जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, है ना। 1981 का एक्ट था, 1282 में पास हुआ। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम डैश के तहत की गई। तो 81 का एक्ट था, मैंने बता दिया, राष्ट्रीय कृषि 81 का एक्ट था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है नाबार्ड का मुख्यालय। नाबार्ड के प्रमुख कार्य में क्या क्या शामिल है? सभी शामिल है। संवर्धन और विकास, पुनर्वित्त पोषण, वित्त पोषण, आयोजन, अनुप्रवर्तन, पर्यवेक्षण। नीचे का पॉइंट तो ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, अपने को समझ नहीं आया, लेकिन सभी आंसर। नाबार्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास सहायता करना, गरीबी में कमी करना, दोनों है। नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष कितना था? 100 करोड़ था। वो पुराने, इसलिए फास्ट भग रहा हूँ क्योंकि नाबार्ड और बैंकिंग वाला पहले हो चुका है और ये क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कृषि बैंकिंग कॉलेज किस शहर में स्थित है? ये पुणे में, ये नया पॉइंट है। कृषि बैंकिंग कॉलेज किस शहर में स्थित है? पुणे में। नाबार्ड बैंक कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है? सब टाइप का, तीनों टाइप का, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ था? इंदौर में, SEZ। किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? तो ग्रामीण बैंक को छोटे आदमी का बैंक बोला जाता है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी? तो देखो, कृषि और ग्रामीण विकास के ना, कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ये कृषि ऑप्शन बस में है, ग्रामीण भी रहता तो दोनों को लेते हैं आंसर। नाबार्ड एक क्या है? एक प्रकार का बैंक ही तो है, लेकिन डायरेक्ट लोगों को लोन नहीं देता। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी ऑप्शन में ही नहीं है। 99% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 1% आरबीआई का हिस्सेदारी होता है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक बैंक ही तो है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये है नाबार्ड का शिवरामन समिति। शिवराजन, शिवरमन हो गया है एकदम, ऐसा राजन है कि रजन है कि रामन है, ऐसा नहीं आएगा। शिवरमन समिति या राजन समिति, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं बैंक ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 80 से 85 का जो कार्यकाल है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, तो ये भी 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसके नियंत्रण उपक्रम है? ये नया पॉइंट है, NHB बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब ये बना कब बना उसको छोड़ दो, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्या है पता है? एक प्रकार का ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष, चोटी। किसके लिए? जो हाउसिंग सेक्टर है ना, हाउसिंग सेक्टर में जो लोन दे रहा है आवास के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन दे रहा है, उसके लिए एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब एकदम शीर्ष संस्थान है। कौन सा? NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ये पूरा का पूरा एक किसका सब्सिडरी है पूछा है तो आरबीआई का सब्सिडरी है। आरबीआई का, आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। आरबीआई का उपक्रम है, एक उपक्रम मतलब सब्सिडरी, ठीक है। तो आरबीआई याद रखना आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? अभी हाल फिलहाल का जो डेटा मिला है मुझे उसके आधार पर 43 है। ये सारे ऑप्शन नहीं है, ये पुराना था। अभी कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है पूछा है तो 43। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? गोवा और सिक्किम में, गोवा और सिक्किम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो ने। विलय करना मतलब क्या? दो में जोड़ देना, मिला देना। और छत्तीसगढ़ी में खुसरना मतलब क्या होता है? घुस जाना, मिला देना, खुसर गया उसमें, ऐसा, ठीक है, घुस गया। तो ऐसे एक बैंक दूसरे बैंक में घुस गया, खुसर गया, तो खुसरो समिति। याद रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों मतलब प्रोमोटर जो बैंक है उसमें विलय करने की संस्तुति, सिफारिश किसने की थी पूछा तो खुसरो समिति ने, ऐसे याद रखिएगा। चलो, नाबार्ड क्या है भैया? क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास वाला बैंक है नाबार्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। भारत की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों की उनकी उपज की उचित मूल्य प्रदान करना होता है। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेटेड रहें और अपना प्रोडक्ट बाजार तक लेके आए। ये दोनों पॉइंट सही हैं। भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये सिर्फ सिफारिश करता है, डिक्लेयर कोई और करता है। इसके लिए 9वां 10वां वीडियो देख लेना, आगे चल के बताया हुआ है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये भी नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया हूँ NAIS के बारे में। ये क्या है? 1.5 से 3.5% तक का इसका प्रीमियम होता है
और आपको इंश्योरेंस कवर दे देगा किसानों को। जैसे हम लोग कार का, घर का, सबका इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का, वैसे ही फसलों का भी इंश्योरेंस होता है। फसल में कौन से फसल शामिल होते हैं अगर पूछ दिया जाए गलती से, तो अनाज वाला भी होता है, सीरियल्स भी होते हैं, पल्सेस भी होते हैं। पल्सेस मतलब दलहन तिलहन वाला है ना। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर भी हो जाते हैं, जितने भी उद्यान फसलें हैं, मतलब सब्जी भाजी वाला, वो भी हो जाता है। कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप भी हो जाता है, नकदी फसलें भी होती है, सबका इंश्योरेंस होता है। किसके किसके लिए होता है? छोटी जोतों के लिए, बड़ी जोतों के लिए, सबके लिए होता है। छोटे किसान है, बड़े किसान के लिए, सबके इंश्योरेंस सबके लिए खुला हुआ है। प्रीमियम ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए तो। ये कौन करता है? एनएआईएस। तो एनएआईएस कंपनी लिमिटेड है ना, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, ठीक, यही करती है। और इसका फुल फॉर्म स्कीम है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये देखो, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के किसानों की रक्षा करता है। मतलब इंश्योरेंस अगर लॉस हुआ ना तो उतना पैसा दे देगा वो, ऑन इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन उसके लिए पैसा फ्री में नहीं देगा, आपसे प्रीमियम भी लेता है। जैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो भैया प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 8,000, 9,000, 10,000, वैसे ही है। फिर ये केवल छोटी जोत के लिए है क्या? नहीं नहीं, बड़ी जोत के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक। सही कथन पहचान कीजिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी क्या? हाँ। यह केवल कृषि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध प्रदान करता है क्या? कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए करता है, ठीक है। तो केवल कृषि के लिए नहीं, केवल कृषि और ग्रामीण दोनों के लिए इसका तो आंसर होना चाहिए। दोनों ले सकते हो, देखो कृषि के लिए भी तो करता ही है दोनों आंसर, लेकिन कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी करता है। निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड का कार्य है? तो कृषि के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करना, हाँ है। कृषि ऋण योजना और उसकी निगरानी करना, हाँ है। ग्रामीण विकास के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देशों को कार्य करना, हाँ, सभी इसके काम है। सहकारी समिति अधिनियम, ये 1912 वाला है, भारत में अमेंडमेंट टाइप का। सहकारी समिति अधिनियम 1912 का पास हुआ था, 1912 में। निम्नलिखित संगठनात्मक ढांचों में से भारत में किसका अनुसरण सहकारी समिति द्वारा किया था? संघीय ढांचे का। किसका? संघीय ढांचे का। बेटा, सहकारी ऋण समितियों की जमा पर ब्याज दर का फैसला आरसीएस द्वारा किया जाता है। जितने भी डिपॉजिट आते हैं ना, उस पर ब्याज कितना देना है? आरसीएस। आरसीएस मतलब होता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, या शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको रजिस्ट्रार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जानते हैं। भारत में सहकारी सप्ताह कब मनाया जाता है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर हो जाएगा। सहकारी सप्ताह नवंबर में मनाया जाता है, इस बार 14 से, मतलब 2022 में 14 नवंबर से 20 नवंबर में मनाया गया। एनसीयूआई क्या होता है, अब ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।